हेलो मेरे प्यारे साइलियंस, आपका स्वागत करता हूं आज के अपने इस क्लास में। आज का जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शंस, फिर उसके बाद हमने जो प्रिकॉशंस मेथड होते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, उसे हमने कंप्लीट कर लिया। किस किस तरीके से सर्जिकल मेथड क्या होता है, मैकेनिकल मेथड क्या होता है, केमिकल मेथड क्या होता है, ये सारी चीज हमने जान ली है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के बारे में भी हमने कुछ जाना। नाउ हियर वी आर कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिसमें बेबी के हर एक डिसऑर्डर को पहचाना जा सकता है। बेबी के सेक्स को भी पहचाना जा सकता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, मां के गर्भ में जब बच्चा जन्म लेता है तो एक फ्लूइड में वो तैरते रहता है, ठीक है ना, जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या नाम है? एमनियोटिक फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब वही तरल द्रव, उसमें वो तैरते रहता है। और उस तरल द्रव में जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें बच्चे का सेल होता है। क्या होता है? सेल। और हमको पता है कि सेल से हम लोग हर एक कुछ निकाल सकते हैं, उसके क्रोमोसोम को, उसके डीएनए को। तो जब क्रोमोसोम और डीएनए निकला तो क्रोमोसोम और डीएनए, क्रोमोसोम सोमेटिक और गैमेटिक दोनों क्रोमोसोम होता है। सोमेटिक से उसके सेल के बारे में हम लोग समझ सकते हैं कि सेल में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में आ रहा है। और गैमेटिक से उसके गैमेट्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी जेनाइटल कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, पेरेंट से कुछ तो नहीं आ रहा है। जीन यानी पेरेंट से कुछ आना। बहुत प्रकार की बीमारियां हमारे पेरेंट से अच्छी चीजें भी आती हैं और बुरी चीजें भी आती हैं। दोनों चीज, अगर उनकी बीमारियां हैं तो हमारे अंदर भी आ सकती हैं, उनकी अच्छाइयां हैं तो हमारे अंदर भी आ सकती हैं। जैसे बॉडी बिल्डर फिजिकली पूरा फिट जो होता है, देखो लंबे लंबे पेरेंट के बच्चे लंबे लंबे हो जाते हैं। जिनके पेरेंट के लंबे माता पिता लंबे हैं, बच्चा भी लंबा हो गया। ठीक है, ये ओके, मतलब लगभग मैक्सिममली चांसेस में ये देखा जाता है। बदल भी सकता है, जैसे अगर मां नाटा है, पिताजी लंबे हैं, तो वो पिताजी पे भी जा सकता है और माँ पे भी जा सकता है बच्चा। किसी किसी घर में देखते होगे कि जो लड़कियां हैं वो लंबी हो गई, पिताजी जैसे लंबी हो गई, और लड़का माताजी जैसे छोटा हो गया, नाटा। तो ये तो हमेशा हम लोग चांस देखते हैं कि लड़का लंबा होता है, लड़की नाटी होती है। लेकिन यहाँ पे केस बदल गया, तो जो लड़की है वो किसका कैरेक्टर लेके आ गई? पापा का। और जो लड़का है वो किसका कैरेक्टर लेके आएगा? मम्मी का। ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम लोग आज पढ़ने वाले यहाँ पर वो सब जेनेटिक्स में समझाऊंगा। आज पढ़ने वाले एमनियोसेंटेसिस। क्या पढ़ने वाले हैं? एमनियोसेंटेसिस। आप देख रहे होगे एमनियोसेंटेसिस के दौरान में कि ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला, ये कौन है? ये बेबी है ना। ये कौन है? बेबी है। आप देख रहे हो, बेबी है यूटेरस में। किसमें है? यूटेरस में, वूम्ब में, मदर के वूम्ब में। और ये जो आप देख रहे हो ये फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड, जिसमें बेबी तैर रहा है। यहां से जो आप देख रहे हो, एक तो अल्ट्रासोनिक है, अल्ट्रासाउंड, जिसको हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड का मतलब एक वर्ड में सोनोग्राफी भी कहा जाता है। हाँ, उससे भी पता चलता है बेबी का मूवमेंट, बेबी का हर एक, क्योंकि हाँ बिल्कुल, हार्ट बीट वगैरह सब ये होता है। और हर एक जब बेबी जन्म लेता है तो हर एक ट्राइमेस्टर में 3 बार अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, देखने के लिए बेबी का डेवलपमेंट। और अगर बेबी में कुछ लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, हालांकि अभी ये न्यू जो टेक्निक बहुत पहले से है, लेकिन थोड़ा एडवांस जगहों पे है। एमनियोटिक फ्लूइड से जेनेटिक डिसऑर्डर को 100% कंफर्म किया जाता है, जाना जाता है एमनियोटिक फ्लूइड से। किसको? जेनेटिक डिसऑर्डर को। ये भी बहुत कम जगहों पे है, जैसे पटना में आईजीआईएमएस में ये बना दिया है। और भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो नॉर्मल लेवल पे होते हैं, ये देखना थोड़ा मुश्किल मिलता है। इम्प्लीमेंट यानी बाबू, मतलब जैसे कि इसको बहुत कम जगह पे करना है, जैसे आप बताएं कि अभी। हाँ देखो, कम जगह पे इसलिए क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी अभी सभी हॉस्पिटल्स में नहीं लाया गया है। बहुत लोग मतलब टेस्ट के लिए, सेल्स को टेस्ट के लिए एक अच्छे अच्छे मशीन और बड़े बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। अभी तो हमारे हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन तो ठीक से है ही नहीं, ये तो बड़े लेवल पे है। तुम अभी पीएमसीएच में चले जाओगे तो पीएमसीएच में पहले के हालात ऐसे थे कि अल्ट्रासाउंड अगर एक्सरे लिख देता था तो एक तो पहले बहुत लंबा है, 2 दिन के बाद का तुमको नंबर देगा, तो कमी है। और उसके बावजूद भी कई जगहों पर बोलेगा कि, जैसे अगर 1-2 जगह है तो बोलेगा कि मशीन खराब है, मशीन खराब है। तो ये क्या हो गया? ऐसा नहीं, यानी उस लेवल पर देखो,
तुरंत ही रिपोर्ट दे देता है, एमआरआई करे, सीटी स्कैन करवाए। कहाँ पे देता है? देखो सीजीएचएस का बात अलग है, ठीक है ना। सीजीएचएस सेंट्रल का हो गया वो जैसे रेलवे वगैरह या फिर आर्मी वगैरह या फिर सेंट्रल के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के बारे में हम बात करें, हाँ एक्सरे वगैरह का लंबा लाइन रहता है। हो सकता है आप अच्छा जगह नहीं गए हो, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत जगह प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, और हम गए भी हैं। गवर्नमेंट में हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अभी से कहा थोड़ी जान, पीएमसीएच हम बोले, पीएमसीएच गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट पे अगर उस लेवल पे बना दिया जाए, हाईटेक बना दिया जाए, जैसे आप फॉरेन्स में, विदेशों में देखिएगा कि गवर्नमेंट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स वगैरह खुलते हैं, वो उनमें बहुत अच्छे अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी दे दी जाती है। हालांकि सुधार हो रहा है, अभी पीएमसीएच का रूप ही बदल दिया गया है। आप जाते हो उधर से तो आप देखिएगा कितना, और पीएमसीएच ऐसा बोले विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल के रूप में ये बनने जा रहा है अभी हमारा पीएमसीएच, और बन के तैयार भी हो गया है। अब नए इक्विपमेंट्स भी आ रहे हैं, और शायद ये भी कुछ समय पहले के न्यूज में लिखा हुआ था कि अब अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, इसके लिए अब कहीं भागना नहीं पड़ेगा, दौड़ना नहीं पड़ेगा, डेली होगा, प्रत्येक दिन होगा, उसके लिए अलग अलग यूनिट बैठाया गया है। तो ऐसे करके आइए मेन मुद्दे पे आते हैं। तो ये बेबी का ये फ्लूइड निकाला, क्या निकाला? फ्लूइड निकाला। किससे निकाला? सिरिंज से, एमनियोटिक फ्लूइड। काम क्या होगा इसका? अब काम देखिएगा ध्यान से। देखिए ये एमनियोसेंटेसिस बोर्ड और नीट के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। ध्यान से देख लीजिएगा कि कहना क्या चाहता है। कहता है कि एमनियोसेंटेसिस एक प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक का मतलब कि जब बच्चा बाहर आने से पहले ही हम लोग उसे जांच कर लेंगे कि वो बच्चा सही है या नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो उसमें नहीं है। मैंने पहले शब्द में यही कहा था। क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? सेक्स ऑफ द डेवलपिंग बेबी, बेबी का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। जेनेटिकली कंट्रोल कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, अगर कोई बीमारी उनके पेरेंट्स से आ रही है तो इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। कॉन्जेनाइटल का मतलब पेरेंट्स से होने वाली बीमारी, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है शुरुआत में, ठीक है। बच्चे जन्म लेने के बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होता है, लेकिन यही पर ऐसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इसे सुधारा जा सकता है, ऐसा टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस। समझ में आया? कॉन्जेनाइटल डिजीजेस को भी सुधारा जा सकता है, कंट्रोल्ड किया जा सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन फीटस, अगर फीटस में कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, उसका कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी यहां पर क्योर किया जा सकता है और उसको डायग्नोस किया जा सकता है। प्रोसेस ऑफ एमनियोसेंटेसिस क्या क्या इन्वॉल्व करता है? फीटस के लोकेशन को डिटरमाइन करके ये टेक्निक सोनोग्राफी के थ्रू, जो हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स होते हैं, ताकि एक्सीडेंटल डैमेज से फीटस को बचा सके, ठीक है ना। यानी बच्चा को, अब मान के चलो ये सिरिंज घुसा रहे हैं, बच्चा में घुस गया था, तो इसीलिए अल्ट्रासोनिक वेव से देखा जाता है और उसके बाद फिर इसे निकाला जाता है। अब फाइन होलो नीडल इज पास थ्रू द एब्डोमिनल। देखो फाइन होलो नीडल कहां पे पास किया जाता है? एब्डोमिनल और यूटेराइन वॉल में प्रेग्नेंट फीमेल के, और ये प्रेग्नेंट फीमेल लगभग 14 से 15 वीक के बच्चे को रखती है। ये आफ्टर कॉन्सेप्शन, यानी 14 से 15 वीक के बाद, कितने वीक के बाद? 14 से 15 वीक के बाद, हाँ, इनटू एमनियोटिक कैविटी में ये टेक्निक अपनाया जाता है। 14 से 15 वीक के बाद का मतलब 4 वीक में 1 महीना, तो 12 से 14 यानी 3 साढ़े 3 महीने, 3 महीने के बाद ये टेक्निक है जो अप्लाई किया जाता है। कहता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड विथड्रॉन, छोटे से अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड को क्या निकाला जाता है? विथड्रॉन। इट कंटेन, क्या रखे हुए? फीटल स्किन से एंड अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स स्पेशली एंजाइम्स। ये सेल को कल्चर करके विट्रो फॉर फर्दर एग्जामिनेशन, आगे जाके फिर अदर एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाता है। वो एग्जामिनेशन, वही टेस्ट उसको, जिसको हम लोग बोलेंगे, उस पर हम लोग टेस्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि ये ठीक है या नहीं है, या कोई जेनेटिक या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसमें है। इसके क्या महत्व है? एमनियोसेंटेसिस के क्या महत्व है? देखिए तीन चार पॉइंट आगे में बताया है, उसी को ठीक करेगा, इसलिए इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। यानी बेबी का डिलीवरी जो हो वो एकदम परफेक्ट हो, कोई बीमारी ना हो उसमें। किसमें ना हो? बेबी में कोई बीमारी ना हो, चाहे वो जेनेटिक हो या सोमेटिक हो। समझ में आ रहा है? ना उसके सेल में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, मेटाबॉलिक में, और ना उनके गैमेटिक ऑर्गेनाइजेशन में, जीन में। जीन से भी कोई बीमारी ना हो, डिसऑर्डर ना हो, और किससे? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी ना हो। कह रहा है सेक्स डिटरमिनेशन, सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ एमनियोसेंटेसिस। तो देखो सोमेटिक सेल ऑफ फीटल सेल ड्रॉन एमनियोटिक फ्लूइड
आर स्टेन टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ सेक्स क्रोमेटिन, यानी बार बॉडी हम लोग कहते हैं। यानी ये जो फीटल का स्कीन जो सेल है, सोमेटिक सेल, ये ड्रॉन किया गया एमनियोटिक फ्लूइड के दौरान और इसको स्टेन किया गया, और कौन सा सेक्स क्रोमेटिन मौजूद है बार बॉडी ये पहचाना जाता है। प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी इंडिकेट्स, ये जो बार बॉडी प्रेजेंस होता है ये इंडिकेट करता है फीटस के डेवलपिंग को एज अ फीमेल। अगर फीमेल होगा तो क्या होगा, 2x क्रोमोसोम होगा, और अगर मेल होगा इसमें से तो क्या होगा, 1x क्रोमोसोम होगा, ये एक्टिव होगा। जबकि अदर एक्स क्रोमोसोम जिसको हेट्रोक्रोमेटाइज बोलते हैं, ये डार्कली स्टेन्ड कलर ऑफ बार बॉडी, यानी बार बॉडी में ये डार्क आएगा। समझ में, तो ये पता चल जाएगा। जैसे आप देख रहे हो टू, हाँ नहीं मशीन नहीं है ये, स्टेन का मतलब कि वो जो जिस मशीन पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कुछ तो दिखेगा ना। अच्छा, देखने का, हाँ स्टेन मतलब वो दिखाई देता है, डार्क स्टेन बार बॉडी इनटू अ डार्कली स्टेन बार बॉडी। कोई परेशानी इसमें? ये पॉइंट, हाँ ये पॉइंट बहुत सिंपल का है कि सेक्स डिटर्मिनेशन, आपको क्या जानना है कि सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बेबी के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। सेल को भी देखने के लिए। हाँ, अगला है कॉन्जेनाइटल डिजीज, यानी वो बीमारी जो पेरेंट से आ रही है। कौन बीमारी? वो बीमारी जो पेरेंट से आ रही है, कॉन्जेनाइटल। कार्योटाइपिक स्टडीज, कार्योटाइपिक का मतलब होता है, कार्योन का मतलब न्यूक्लियस, कार्योटाइपिक ऑफ स्टडी सोमेटिक सेल एबनॉर्मलिटीज, ये क्रोमोसोम के चेंजेस को अंदर में, जैसे सेल में, एक सेल में क्रोमोसोम के चेंजेस को पहचान जाती है। जैसे डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, लिनेफिल्टर सिंड्रोम है, ये इस सब को डिटरमाइन कर जाती है। जैसे 21st क्रोमोसोम पे जब ट्राइसोमी हो जाता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला आता है, तो इसको हम लोग डाउन सिंड्रोम के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, लिनेफिल्टर सिंड्रोम, ये आपका सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम नहीं आना, ये कहलाता है। जैसे आप जो थर्ड जेंडर का केस समझते हैं ना, यानी जो छक्का जन्म ले लेता है, चाहे सब, इससे भी ये पता चल जाएगा, उसी को थर्ड जेंडर हम लोग कहते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जैसे 2x रहेगा और एक y रहेगा, तो ये मेल और फीमेल का कैरेक्टर लेके आएगा, ठीक है। और केवल एक्स और नॉट रहेगा तो ये फीमेल के कैरेक्टर ही लेके आएगी, लेकिन ये रूडिमेंट्री ओवरी हो जाएगी। ये मैं पढ़ाऊंगा जेनेटिक्स में, ठीक है। आगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब शारीरिक अगर कुछ इधर उधर हो गया, शारीरिक क्रियाकलाप में फिजिकली अगर प्रॉब्लम आ रहा है, फिजिकली चैलेंज, तो ये हो जाएगा। By the enzyme analysis amniotic fluid, different types of inborn metabolic disorder like phenylketonuria, हाँ अल्काप्टोनुरिया, ये डिटेक्टेड हो जाता है। ये सब बीमारी है, क्या है? बीमारी। phenylketonuria, अल्काप्टोनुरिया, these are the diseases. These inborn errors are caused by the absence of inactive specific enzyme due to the gene mutation. और ये जो inborn है, जो अभी जन्म भी नहीं लिया है, गर्भ में ये बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है, इसके अब्सेंस को दिखा देता है कि ये जीन म्यूटेशन है, इसके अंदर में अब्सेंस है, जीन का म्यूटेशन हो गया है, जिसकी वजह से ये बीमारी आएगा। सो विद द हेल्प ऑफ एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस के हेल्प से ये कंफर्म कर लिया जाता है कि चाइल्ड सफर कर रहा है, जो कि कुछ इनक्यूरेबल है, यानी जो ठीक नहीं हो सकता है, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है, एंड मदर कैन गो फॉर अबॉर्शन। और माँ को वो समझा दिया जाता है, मतलब बता दिया जाता है कि आपके बच्चे में ये दिक्कत है, अगर आप बच्चे को जन्म दीजिएगा तो इससे परेशानियां होंगी, मतलब इससे अच्छा है कि इसे क्या कर दिया जाए, अबॉर्ट कर दिया जाए। डॉक्टर सजेस्ट करेगा, बाकी फाइनल डिसीजन मदर का होगा कि क्या है और क्या नहीं। रिसेंट के केस में, नॉट ओनली एकदम कंप्लीटली रिसेंट, मैंने सुना था कि एक मदर थी और उसके गर्भ में बच्चा जो है वो इसी डिसऑर्डर से बढ़ रहा था, यानी उसका लाइम वाइम वगैरह, लाइम जो है और हैंड जो लाइम होता है वो डेवलप नहीं कर रहा था। तो आगे जाके तो बच्चा अपंग पैदा लेगा। तो फिर फाइनली क्या हुआ, उन्होंने अबॉर्ट करा दिया। क्या करा दिया? अबॉर्ट। क्योंकि कोई भी वैसे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहेगा कि उसकी भी जिंदगी क्या हो जाए, खराब हो जाए, है ना। एक नॉर्मल बच्चा नॉर्मल जैसे जिंदगी जिएगा, लेकिन एक एबनॉर्मल बच्चा, उससे उसको पूछो कि कितना तकलीफ होता है और वो किस तरीके से हो, तो उससे अच्छा है कि वो इस दुनिया में ना आए। ड्रॉबैक्स ऑफ एमनियोसेंटेसिस, इसके क्या बदलाव थे, किस किस चीज में क्या क्या चेंजमेंट है, ड्रॉबैक्स क्या है इनका।
However, these days the amniocentesis is being misused always. मिसयूज इसलिए क्योंकि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इसको लेके मिसयूज होने लगा। बताते हैं, मदर्स इवन गेट देयर नॉर्मल फीटस अबॉर्टेड ऑफ इट्स द सेम इज अ फीमेल। अगर नॉर्मल भी फीटस है अंदर में तो उसको भी अबॉर्ट करा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बस क्या है, फीमेल है, फीमेल फोइटिसाइड। इट इज जस्ट द इक्विवेलेंट टू किलिंग अ नॉर्मल चाइल्ड। और ये एक साधारण बच्चे के किलिंग के जैसा है, उसकी हत्या के जैसा है। So Government of India enforced the prenatal diagnostic technique regulation and prevention of misuse act 1994 since January 1 1994, under which all genetic counseling centers and laboratories are required to apply for registration. So इस तरीके से भारत सरकार ने प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक के लिए कुछ नियम कानून लगाए हैं। वो नियम कानून ये है कि कोई भी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक अगर कर रहा है तो उसको पहले तो लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और उसको ये साफ लिख देना होगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोहिबिटेड है, यानी लिंग को नहीं बताना है। बच्चे के लिंग को नहीं बताया जाएगा कि वो लड़का है या फिर लड़की है। अगर कोई ऐसा करता है या करते हुए पकड़ाता है और जानकारी मिलती है तो उसको बैन कर दिया जाएगा। इसीलिए आप कोई भी सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनी जहां पे होता है वहां पर जाइएगा तो ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रोहिबिटेड, इट इज अ ऑफेंसिव केस। ठीक है ना, यानी इसे नहीं किया जाएगा। द वायलेशन ऑफ दिस एक्ट कैन ब्रिंग अ फाइन। अगर इसको कोई करता है, अगर इस बात को कोई करता है या नहीं मानता है तो उसको 50,000 रुपया फाइन लगेगा और उसे 2 साल की सजा भी हो सकती है। द डॉक्टर्स रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो कैंसिल टिल द कंप्लेंट इज डिस्पोज्ड ऑफ। और डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा जब तक उसका ये केस सॉल्व नहीं होता है या खत्म नहीं होता है तब तक। कोई दिक्कत क्या? कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, जिसको सीवीएस भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सीवीएस, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। सीवीएस का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। Amniocentesis is possible without a chance of injuring the fetus with the needle only after the 16th week of pregnancy. Amniocentesis का पॉसिबल होता है बिना किसी इंजीनियरिंग के फीटस की इंजरी के 16वें सप्ताह के बाद इसे क्या कर लिया जाए, निकाला जाए बिना किसी इंजरी के। At this time abortion is not safe, क्योंकि इस समय में अबॉर्शन सेफ नहीं होता है। A new technique name, एक नया टेक्निक और आया है। जैसे हमने तो समझा है कि 14 से 15 सप्ताह में एमनियोसेंटेसिस होता है, तो लगभग तो 16 सप्ताह मिलेगा। नहीं, एक मिनट, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि 3 से 4 महीने में हमें ये पता चलता है कि वो बेबी ठीक नहीं है और इस समय में अबॉर्ट कराना ये सेफ नहीं माना जाता है। क्या नहीं माना जाता है? सेफ नहीं माना जाता है। ठीक है ना, फीमेल के लिए, क्योंकि उससे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू भी आ सकता है या फिर और भी बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो एक न्यू टेक्निक आया है जिसका नाम है कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, जिसको सीवीएस बोलते हैं। इसको डन किया जाता है 8वें से 10वें सप्ताह, यानी देखिए ये और पहले आ गया। जहां पे 14 से 15 सप्ताह ले रहा था, अब 8वें से 10 सप्ताह, यानी बेबी का डेवलपमेंट तो और छोटा होगा ना, बहुत छोटा होगा। Where abortion is safe, और इस समय में अबॉर्शन क्या रहता है? सेफ रहता है वीमेन के लिए। For CVC, cells are sucked into a catheter passed through the cervix। ये जो CVC है, CVS कोरियोनिक विलस सैंपलिंग में सक्ड, यानी जो सर्विक्स के पास से कैथेटर डाल के उसे खींचा जाता है। ठीक है ना, यही देखें, यहाँ पर देख रहे हैं, ये सर्विक्स वाला पार्ट है, यहाँ पे डाल के कैथेटर, यूरिनरी ब्लैडर ये वाला पोर्शन, और ये वजाइना, वजाइना से डाल के फिर नीचे भी वजाइना से डाल के इसका नट सब खोल के गिरा दिया है, पतला वाला पता नहीं चलता है, रखे हुए तो हैं। तो क्या हो गया, यहां ध्यान दीजिएगा। कौन? कैथेटर डाल के हल्का सा पार्ट खींचता है कैथेटर डाल के। ये देखो ना क्या लिखे हुए, फॉर सीवीएस सेल्स आर सक्ड इनटू अ कैथेटर पास थ्रू द सर्विक्स। सर्विक्स के पास डाला, पतला नीडल होता है, और उसके बाद वो क्या कर दिया, थोड़ा सा उसका मास जो है, प्रोवाइड अ मास ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग फीटल सेल्स, जो रैपिडली डिवाइडिंग होता है, वो थोड़ा सा उसके एग्जामिनेशन के लिए ले लिया जाता है, जो कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या जो डिफरेंट डिसऑर्डर है उसको फाइंड आउट करने के लिए।
तो ये जो तुम्हारा CVS ये भी एक टेक्निक है, लेकिन कब के सप्ताह में? 8वें से 10वें सप्ताह में, वही बोला है ना, ठीक है। ये कर लिया जाता है 14-15 सप्ताह। तो देखिए आपका एमनियोसेंटेसिस कितने सप्ताह में? 14 से 15, 16 सप्ताह भी लग सकता है, 14 से 16। और ई वाला जो CVS है कितने सप्ताह में? 7 से 8। तो कौन है ये, फायदा है कि नहीं? 8 to 10 वीक का है, 7 से 8 नहीं। हाँ फिगर में भी। तो ये 8 to 10 वीक्स जो लिखा हुआ है ये सेफ है। सेफ इसलिए क्योंकि इसमें बेबी का डेवलपमेंट उतना नहीं होता है और बेबी अबॉर्ट कराया जा सकता है। तो आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे, अगले क्लास में हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।